ओवरलोडिंग मीन्स यूज ऑफ एग्जिस्टिंग ऑपरेटर एंड परफॉर्म अ न्यू टास्क। ओवरलोड का मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स हैं उनको उनके थ्रू हम परफॉर्म कर रहे हैं कोई नया टास्क, है ना। वेरिएबल पे ही ऐड नहीं कर रहे, ऑब्जेक्ट्स पे भी ऐड करेंगे हम इसमें। ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्लास के ऑब्जेक्ट्स। एंड परफॉर्म न्यू टास्क अकॉर्डिंग टू द यूजर डिफाइन एक्शन। यूजर अपना कोई भी एक्शन परफॉर्म करवा सकता है। वी कैन ओवरलोड ऑल C++ ऑपरेटर्स एक्सेप्ट द फॉलोइंग। सारे ऑपरेटर्स जो सी में और C++ में है वो सबको हम क्या कर सकते हैं, ओवरलोड कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऑपरेटर्स हैं उनको नहीं कर सकते। जैसे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर होता है, ये क्या करता है, ये प्राइवेट उसको यूज करने के लिए होता है। प्राइवेट नहीं, पब्लिक। और क्लास के अंदर पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही वेरिएबल्स हो सकते हैं या फंक्शंस हो सकते हैं। अगर हमें पब्लिक वाले मेंबर्स का मतलब डेटा टाइप्स और फंक्शंस दोनों ही हो गया। अगर हमें क्लास के पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस करना है तो उसके लिए हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करेंगे। पहले क्लास का नाम आएगा, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आएगा, फिर उस फंक्शन का नाम आता है। और दूसरा ऑपरेटर कौन सा है, डॉट। डॉट से क्या होता है, ऑब्जेक्ट डॉट, फिर उसके मेंबर का नाम लिखते हैं, है ना। तो ये भी ऑब्जेक्ट से भी, ऑब्जेक्ट के अंदर कई सारे डेटा होते हैं, उनमें से एक डेटा को एक्सेस करना है तो हम डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, साइज पता लगाता है, किसी भी डेटा टाइप का साइज पता लगाता है। अगर हमें किसी का साइज पता लगाना है साइज ऑफ इंट लिख सकता है। तो क्या लिखते हैं, साइज ऑफ इंट, साइज ऑफ और ब्रैकेट में लिख दिया इंट। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, अगर हम टर्बो में कर रहे हैं तो 2 आता है, अगर हम इसी को कोड ब्लॉक में करते हैं तो 4 आता है, डिपेंड ऑन द सॉफ्टवेयर। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ए, तो ए का जो डेटा टाइप है उसका ये साइज प्रिंट कर देगा। अगर ए इंटीजर है तो ये प्रिंट कर देगा 2, ठीक है। और अगर हमने यहाँ पे साइज ऑफ लिखा, और कैसे लिख सकते हैं साइज ऑफ को, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, डेटा टाइप का नाम लिखा था, डेटा टाइप का नाम लिखा था। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इंट है, लेकिन ये क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम लिख दिया। और क्या लिख सकते हैं हम इसके अंदर, स्ट्रक्चर का भी साइज पता लगाया था। स्ट्रक्चर के भी हमने साइज पता लगाया था, कैसे, ऑब्जेक्ट के थ्रू, है ना। तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। तो ऑब्जेक्ट का साइज तो फिक्स नहीं होता, जितना हमने उसके अंदर डिफाइन कर रखे हैं, चाहे वो स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट हो चाहे वो क्लास का ऑब्जेक्ट हो, उसके अंदर जितने भी मेंबर्स हमने वेरिएबल्स डिफाइन कर रखे हैं वो सब कुछ कैलकुलेट करके उसका साइज भी बता देगा। तो साइज ऑफ ऑपरेटर किसी का भी वेरिएबल का, किसी भी डेटा टाइप का या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज हम पता लगा सकते हैं इससे, है ना। फंक्शंस वगैरह मेमोरी एलोकेट नहीं करते, वेरिएबल्स के अंदर हम वैल्यू डलवाते हैं, तो वेरिएबल्स का ही साइज कैलकुलेट होगा, लेकिन फंक्शन का नहीं होगा। अगर हमने एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है ABC, उसका हम साइज पता लगाएंगे तो नहीं पता चल पाएगा ना। क्लास का भी साइज पता लगाया। क्लास का नहीं पता चलेगा, ऑब्जेक्ट का पता चलेगा। तो साइज ऑफ ऑपरेटर साइज पता लगाता है किसी भी ऑपरेटर का। टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है, इफ एल्स होता है, एक लाइन में इफ एल्स, वन लाइन का इफ एल्स होता है। ये एक कंडीशन आएगी, उसके अंदर ट्रू पार्ट या फिर फॉल्स पार्ट। क्वेश्चन है कि इनपुट 3 नंबर्स एंड फाइंड ग्रेटर यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। तो पूरा प्रोग्राम नहीं लिख रहे, सिर्फ यही वाला कंसेप्ट लिख रहे हैं कि इसको कैसे लिखेंगे। तो बताओ कैसे करेंगे। 3 नंबर्स एज्यूम कर लेते हैं, ABC 3 नंबर है जो कि यूज़र एंटर करेगा। तो अब ABC में से हमें पता लगाना है, A ग्रेटर देन B, दूसरी कंडीशन आ जाएगी B ग्रेटर देन C, और इन दोनों के बीच में क्या आएगा, एंड आएगा ना। ये कंडीशन हो गई हमारी। इफ के अंदर हम लिखते थे इसको, लेकिन हम इफ से नहीं कर रहे, किससे कर रहे हैं, टर्नरी ऑपरेटर से, क्वेश्चन मार्क से। तो ये हमारी कंडीशन हुई, यहाँ पे हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे लिख दो प्रिंट एफ ए इज ग्रेटर। ठीक है। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स के लिए हम लगाएंगे कॉलन, कॉलन लगा दिया। अब क्या लिखेंगे एल्स में, बी इज ग्रेटर के लिए भी पहले कंडीशन लगाएंगे, है ना। बी, क्योंकि अगर ए बड़ा नहीं है तो बी भी हो सकता है बड़ा, सी भी हो सकता है। 2 है हमारे पास और ऑपरेटर, 2 और हैं वेरिएबल्स।
तो हमें बी को चेक करना होगा जिस तरह से ए को चेक किया है। तो क्या लिखेंगे ए को चेक कर, बी को चेक करने के लिए डी ग्रेटर देन यही वाली कंडीशन, यहाँ पे ए को चेक कर रहे थे, अब क्या आ जाएगी बी इज ग्रेटर देन सी और फिर बी इज ग्रेटर देन ए। बी को हमने ए और सी से दोनों से चेक करा और यहाँ पे क्या आ जाएगा बी, और यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क ही। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन ट्रू पार्ट अगर फॉल्स है तो दोबारा से कंडीशन, और कंडीशन ये ट्रू तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट, और अगर ये कंडीशन फॉल्स तो उसका मतलब एल्स, और एल्स का मतलब सी इज ग्रेटर। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा टर्नरी ऑपरेटर। और न्यू ऑपरेटर भी क्या करता है, मेमोरी एलोकेट करता है। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और वो मेमोरी अपने आप ही एलोकेट कर देता है। हमें C++ में न्यू ऑपरेटर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो हम ओवरलोड कर रहे हैं, इन 5 को ओवरलोड हम नहीं कर सकते। इनके अलावा जो ऑपरेटर्स हैं बाकी के, उनको ओवरलोड कर सकते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल, सारे कंपैरिजन आ गए। तो यहाँ पे रूल क्या लिखा हुआ है कि रूल्स फॉर ओवरलोडिंग ऑपरेटर में क्या है, ओनली एग्जिस्टिंग ऑपरेटर कैन बी ओवरलोड। जो एग्जिस्टिंग है, पहले से ही बने बनाए ऑपरेटर्स हैं, उन्हीं को हम ओवरलोड कर सकते हैं, हम अपना नया नहीं बना सकते। द ओवरलोड ऑपरेटर मस्ट हैव एटलीस्ट वन ऑपरेंड। ऑपरेंड मतलब होता है जैसे ए प्लस बी, तो ए और बी क्या हुआ ऑपरेंड, ए और बी ऑपरेंड हुआ प्लस ऑपरेटर हुआ। तो ऑपरेटर के साथ ऑपरेंड तो होना ही होना चाहिए, है ना। तो ये इसका एक रूल है। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज डिफाइंड लाइक अ फंक्शन। तो अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, सेम लाइक फंक्शन बट विद अ ऑपरेटर कीवर्ड। जो फंक्शन का नाम हम देंगे वो हम कोई भी दे सकते हैं, लेकिन जब हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग बनाएंगे तो हमें नाम देना ही नहीं है, ऑपरेटर लिखना है। और फिर क्या आएगा, फॉलोड बाय ऑपरेटर। पहले और लिखेंगे ऑपरेटर जो कि कीवर्ड है, और उसके बाद क्या लिखेंगे, उस ऑपरेटर को लगाएंगे जिसको हमें ओवरलोड करना है। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग 2 टाइप्स की है, यूनरी, बाइनरी। यूनरी का मतलब होता है सिंगल ऑपरेंट, जो ऑपरेटर सिंगल ऑपरेंट पे काम करते हैं। यूनरी ऑपरेटर वर्क्स ऑन जस्ट वन ऑपरेंट, एक ही ऑपरेंट पे काम करते हैं। इट टेक्स नो आर्ग्यूमेंट इन फंक्शन डेफिनेशन। जब हम उसकी डेफिनेशन बनाएंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग की, तो उसके अंदर हम कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करेंगे। यूनरी ऑपरेटर आर कौन कौन से हैं, माइनस और इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ये सारे ऑपरेटर्स सिंगल ऑपरेंट पे ही काम करते हैं। माइनस का मतलब अगर हमने किसी को लिख दिया माइनस लगा दिया तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है ना। 5 के आगे माइनस लगा दिया तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन अगर हमने 5 के आगे प्लस लगा दिया तो वो तब भी 5 ही रहेगा, है ना। तो प्लस को हम बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं, या यूनरी ऑपरेटर नहीं आता प्लस, क्योंकि वो 2 ऑपरेंट पे काम करेगा। अगर सिंगल ऑपरेंट पे काम कर रहा है तो उसका यूज़ कुछ नहीं होगा, मीनिंगलेस है वो। मल्टीप्लाई 2 ऑपरेंट पे काम करेगा ना। अब हम देखते हैं यूनरी ऑपरेटर का एग्जाम्पल, कैसे हम इसको ओवरलोड कर सकते हैं। क्लास कोई भी एक एग्जाम्पल के नाम से बनाते हैं, और इसके अंदर हमने लिखा एक वेरिएबल, पब्लिक सेक्शन में लगाते हैं void इनपुट, जिसमें कि हमें इस नंबर को इनपुट करना है। यहीं पे लिख लेते हैं एंटर नंबर सी इन ए में हमारा नंबर इनपुट हुआ, और आउटपुट में इसको प्रिंट करवा देते हैं। ठीक, ए को इनपुट और आउटपुट हमने यहाँ पे करवाया। अब हमें क्या करना है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी बनाना है। तो उससे पहले हम ये करते हैं कि इस क्लास को कॉल करते हैं। तो इस क्लास का नाम है एग्जाम्पल, इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया obj1। अब यहाँ पे क्या आएगा, object1 डॉट इनपुट कॉल होगा, और ऑब्जेक्ट को हम कॉल करेंगे आउटपुट को भी, लेकिन आउटपुट से पहले क्या कर देंगे, ऑपरेटर को कॉल कर रहे हैं, कौन से को, माइनस कर रहे हैं। तो जो हमने object1 में वैल्यू इनपुट करवाई है उसके आगे हमने लिख दिया माइनस। तो जब हमने इसको माइनस लिखा तो ये क्या करेगा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग को कॉल करेगा। ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग
कॉल, क्योंकि जब हम माइनस लिखते हैं तो वो वेरिएबल के साथ ही चलता है। ऑब्जेक्ट के साथ अगर हमने लिख दिया तो ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, ओवरलोडिंग को ये कॉल करेगा। ठीक है, तो कॉल कर रहा है तो यहाँ पे हमें बनाना भी पड़ेगा, ऊपर डिफाइन भी करना होगा उसको। तो डिक्लेयर और डिफाइन मैं यहीं पे कर रहा हूँ क्लास के अंदर। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि ऑपरेटर को बनाने के लिए ऑपरेटर कीवर्ड है, और उसके आगे हमें लिखना है जिस ऑपरेटर को हम ओवरलोड कर रहे हैं, और उसमें लिखा था कि जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है उसके आर्ग्यूमेंट्स नहीं आएंगे। तो एक तरह से हम ये जो -1 लिख रहे हैं ये आर्ग्यूमेंट के अंदर जा रहा है, लेकिन वो डिफ़ॉल्ट एक्सेस हो जाएगा, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट्स में पास करने की ज़रूरत नहीं है, वो वैल्यू अपने आप ही आ जाएगी। तो इसमें हमें क्या करना है, उस वैल्यू को जो ए है उसको करना क्या है, उसको हम कुछ भी कर सकते हैं, माइनस वगैरह करो, कुछ भी उसको हम बदल रहे हैं। तो हम यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो क्लास के अंदर वैल्यूज़ हैं उसको हम माइनस ओवरलोड करके उनकी वैल्यू को माइनस कर रहे हैं को, और यहाँ पे हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग को डिफाइन किया है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग डिफाइन एंड डिक्लेयर। ऑपरेटर ओवरलोडिंग को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है और डिक्लेयर करा, और इसको अगर हम रन करते हैं तो यहाँ पे क्या रहा है कि मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दी, तो रिटर्न के लिए हमें करवाना भी नहीं है, तो हमने यहाँ पे सीधा लिख दिया void। और एक और क्या रहा है, ऑब्जेक्ट 2 कहाँ से आ गया, ऑब्जेक्ट 2 नहीं था, वो 1 था। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं यूनरी के नाम से .c++, इसको रन करा तो जो भी हमने यहाँ पे नंबर दिया 4, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, माइनस में कन्वर्ट हो गई। तो जिस तरह से हमने एक नंबर का किया है, इसमें कितने भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, इस क्लास के अंदर कितनी भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, उन सारी वैल्यूज़ को हम इनपुट करवाएंगे, और फिर उस सारी वैल्यूज़ को हमें एक एक करके ही माइनस में कन्वर्ट करना होगा। जैसे अगर हमने एक और वैल्यू लिखी तो यहाँ पे हम सीधा b को भी माइनस करेंगे, तब वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमने दिया एंटर 2 नंबर्स और सी इन ए सी इन बी, और दोनों को प्रिंट करवा देते हैं /t और b, यहाँ कॉलम रह गया। ठीक है, b और a को इनपुट करवा दिया /t के साथ, और यहाँ पे सेम ही रहेगा, माइनस की कॉल होगा। तो क्लास के अंदर जितने भी वैल्यूज़ होंगे उन सब की वैल्यूज़ को वो माइनस कर देगा, -24 -16।